Hello everyone, welcome to the LearnCart family. Download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Your one-step destination for all your inter and foundation classes need. Now let me take you to a tour of the app. जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये है आपका ऐप का इंटरफेस. दिस इज द होम स्क्रीन. As you can see, you can watch free videos as well. Click on the area where the arrow is showing and you can watch the free videos as well. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो आप ऐप के नीचे होम स्क्रीन के नीचे आपको टास्क बार दिखेगा जहां पर स्टोर का आपको ऑप्शन दिखेगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस ऑप्शन. दिस इज द स्टोर फ्रंट वेर यू विल फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इफ यू स्क्रॉल अप यू विल फाइंड सम मोर प्रोडक्ट्स. नाउ अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके उसकी जानकारी जानना चाहते हो तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट प्रोडक्ट डिटेल्स आउट देयर. Preview for every product and every video is available. You can find details like what is the name of the product, what you are getting with it, what about notes and everything else. अब हर प्रोडक्ट के वीडियो का आपको एक डेमो भी मिलेगा. जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन 1 पे आपको इस एरिया पर अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही स्क्रीन 2 पे आपको दिखे कि वो वीडियोस आपको दिख जाएंगे एंड एवरी वीडियो का प्रीव्यू आपको अवेलेबल है. लाइक तो आपको वीडियो पहले आप डेमो देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप बाय करेंगे. This is what it is. So hope you like it. Thank you once again. And yes, do not forget to download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. So welcome everyone. Welcome to the sessions on strategic management. So आज हम शुरुआत करेंगे ऑफिशियली आपके सिलेबस के साथ. लास्ट का लेक्चर वाज अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाला, हमको क्या मिलेगा, एसएम सीखने के बाद क्या मिलेगा वो हमने आपको पहले ही बता दिया. तो अब आपको सीखने में मज़ा आएगा. डिड यू एंजॉय दैट डेज लेक्चर की कैसे कैसे चीज़ें होती है? यस. सो बस उसी तरीके से अभी हमको ओवरऑल देखना है. सो जैसा मैंने आपको बताया था हम चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत करेंगे आपकी. और चैप्टर नंबर 2 के ये चार्ट्स है आपके स्क्रीन पर. ये आपको आज इवनिंग तक ग्रुप पर मिल जाएंगे सारे चार्ट्स. नोट्स बेटा हमने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, चार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे. तो जैसे ईआईएस में चार्ट्स है बेटा वैसे ही एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चार्ट्स है. ये देखिए ये पूरा चार्ट का मास्टर गाइड है और ये नीचे मैंने कुछ लिखा हुआ है. एसएम का ये प्रोवर्ब है, डूइंग बिजनेस विदाउट स्ट्रैटेजी इज द स्लोएस्ट रूट टू सक्सेस. ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है. जी हाँ, एग्जामिनेशन में केवल लर्निंग, मेमोराइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ओके, लेकिन स्ट्रैटेजी ऑल्सो प्लेज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल कि आप कैसे पेपर को निभाते हो, है ना. तो पेपर को कैसे निभाना है, ईआईएस कैसे पढ़ना है बेटा उसकी चर्चा करेंगे. बट लेट अस स्टार्ट विद एसएम फर्स्ट. थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ईआईएस को कैसे पढ़ना है और एसएम को भी कैसे पढ़ना है. तो चैप्टर नंबर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया था, चैप्टर नंबर 1 है ही छोटा तो उसका चार्ट भी बस इतना ही है. देखो इतनुसार चैप्टर नंबर 1 इज ओवर. ये विद इन 30 मिनट्स ये चैप्टर खत्म हो जाता है. सबसे बड़ा चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2. आपका चैप्टर नंबर 2 जो एसएम का सबसे बड़ा, जैसे मैंने पहले ही बताया, सबसे बड़ा चैप्टर भी आपके ईआईएस का सबसे छोटे चैप्टर से छोटा है. लेकिन ठीक है कोई बात नहीं. डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी. देखो कितनी चीज़ें हमको सीखनी है, बहुत सारे पार्ट्स है. ये जो मेन आपको इधर बॉक्सेस में दिख रहा है बेटा, ये सारे के सारे जो आपको मेन बॉक्सेस में दिख रहा है ये सब कुछ क्या है, आपके मेन चैप्टर के पार्ट्स है. तो क्या क्या हमको सीखना है जरा देखेंगे. हमको सबसे पहले देखना है कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप किसको कहते हैं. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लैंडस्केप? सर क्या बात कर रहे हैं सर, पोर्ट्रेट लैंडस्केप हमको पता है बेटे, वो फोटोग्राफी की बात नहीं हो रही है. लैंडस्केप का मतलब होता है किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले तुमको क्या सोचना चाहिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है. जैसे हमने सोचा कि यार ये सीए हम क्या कर रहे हैं, एक काम करते बढ़िया से स्टार्टअप की तरह काम करेंगे, फंडिंग को उठा लेंगे और जाकर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. लेकिन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का मार्केट पहले समझना पड़ेगा ना, वो इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कितना मार्केट पोटेंशियल है, कितने कस्टमर है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, हम सक्सेसफुल होने का कितना रेशो है, कौन कंपेटिटर्स है, किसकी कितनी ताकत है, ये पहले आप एनालिसिस करोगे, है ना. तो ये होता है आपका बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंडस्ट्री. मतलब इस एनालिसिस को करके आपको पता चलता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो उसका हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की स्टडी करना. ये देखिए स्टेप्स फॉर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इश्यूज टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. अब देखो स्ट्रेटेजिक इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बैलेंस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, व्हाट इज रिस्क, आ गया आपका रिस्क. लेकिन यहाँ पर बिजनेस रिस्क की बात होगी बेटा, नॉट टेक्निकल वाली रिस्क, एंड अदर्स.
हम देखेंगे, जब जाएंगे तब देख लेंगे। फिर इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस, इसके लिए आपको दिख रहा है बेटे चार्ट ए, तो चार्ट ए पर आएंगे नीचे, और चार्ट ए पर आपके पास ये पॉइंट्स है, इंडस्ट्री कम्पिटिटिव एनालिसिस। इसमें देखिए टोटल ये एक ही आंसर है, इतना बड़ा एक आंसर है। तो अब तो वो समय चला गया जब ऐसे आंसर होलसेल में आते थे ना, इट इज नॉट गोइंग टू कम इन होलसेल। इसमें रिटेल क्वेश्चन आना, इसमें क्या क्या है, डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ द इंडस्ट्री, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन, ट्रिगर्स ऑफ चेंज, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक कंपिटिटर्स, मूव्स ऑफ द राइवल। मूव्स ऑफ द राइवल का मतलब अंडरस्टैंड बेटा, मैं आपको चैप्टर अभी तक शुरुआत नहीं करा, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। केएसएफ, केएसएफ का फुल फॉर्म होता है बेटे की सक्सेस फैक्टर्स, केएसएफ की सक्सेस फैक्टर्स फॉर कंपिटिटिव सक्सेस। अगर आपको अपने कंपिटिटर से आगे निकलना है, कंपिटिटिव एडवांटेज आपको लेना है, तो केएसएफ पर फोकस करना पड़ेगा। तो देखेंगे जब जाएंगे तब वो क्या होता है। फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री, सर ये फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री क्या है। हमने सोचा कि चलो भैया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग में हम चलेंगे आगे, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर, इधर ही हमको बिजनेस करना चाहिए। हमने पहले लेक्चर में देखा था फ्यूचराइजेशन ऑफ द बिजनेस, हमको फ्यूचर को ध्यान में रख के बिजनेस को करना चाहिए। अरे लेकिन उधर प्रॉफिट होने वाला है क्या, उधर मार्जिन परसेंटेज कितना है। जैसे इंडिया में ई कॉमर्स एफएमसीजी प्रोडक्ट में धूम चला, लेकिन ऑनलाइन ग्रोसरी में कुछ ही प्लेयर्स सस्टेन कर पाए। जैसे आपने बिग बास्केट का नाम सुना है, अमेजोन ग्रोसरी का नाम सुना है, कई सारे स्टार्टअप बंद हो गए है ना, बहुत सारे। एक स्टार्टअप का नाम था papertap.com है ना, वो ऑनलाइन ग्रोसरी ये लोग सेल किया करते थे, शट डाउन हो गया। क्यों? अरे वो ग्रोसरी के बिजनेस में मार्जिन ही कम होता है, तुम 3-4-5% पर वहां पर काम कर रहे हो, मतलब ये मार्जिन की बात कर रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन, उसमें तुम्हारा इतना बड़ा ई कॉमर्स का सेटअप, उसकी सेटअप कॉस्ट नहीं परवड़ता है ना, अनलेस एंड अनटिल यू हैव ह्यूज पॉकेट्स, मतलब बहुत सारा फंडिंग है आपके पास, तब तक आप ये ग्रोसरी का बिजनेस ऑनलाइन नहीं कर सकते। इसीलिए आपको इंडस्ट्री के फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस को देखना पड़ेगा कि क्या इसमें मार्जिन बहुत कम है, क्या इसमें लॉन्ग टर्म में बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा। मेरा आपसे सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट आपके बिजनेस का वो माइलस्टोन है जहां पर आपने जितना इन्वेस्टमेंट करा है उतना रिकवर हो गया है, मतलब देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन। अब प्रॉफिट करना है तो उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यदि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जिसका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत दूर है, तो आप देख लो इतना सस्टेन कर पाओगे क्या आप। इसी डिटेल में चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल लेंगे आपके सामने जब हम इस पॉइंट को करेंगे, फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस। ये 2 पॉइंट पर बाद में आएंगे जो ऊपर के हैं यहाँ पर, आई विल कम टू दिस लेटर ऑन, अभी मैं फ्लो में चल रहा हूँ चैप्टर के। उसके बाद हमें देखना ये है आपके चैप्टर का क्रक्स, दिस पार्ट इज द क्रक्स ऑफ योर चैप्टर, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस। मैंने बताया आपको स्ट्रैटेजी बनाने से पहले करना पड़ता है एनालिसिस, और एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, तो वो सारे के सारे टूल्स आपको इसी चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए इतने सारे टूल्स है, क्या है सर? पोर्टफोलियो एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, हम इसको बोलेंगे शॉर्ट में SBU। क्या होता है, कैसा होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सब बताएंगे। धीरज रखिए, शांति रखिए, आगे धैर्य के आसन पर आराम से बैठिए। एक्सपीरियंस कर्व, एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है? ये आपको डे टू डे आपके पढ़ाई में भी आप एक्सपीरियंस कर्व का यूज करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि इसको एक्सपीरियंस कर्व कहते हैं। सर कैसे? अरे आराम से भैया, जब जाएंगे तब देख लेंगे उसको। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, BCG मैट्रिक्स। सर BCG का फुल फॉर्म क्या है? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। जैसे आपने बिग 4 का नाम सुना है क्या? अपने CA फील्ड में बिग 4 का बड़ा नाम है, कौन है बिग 4? डेलॉइट, PwC, EY एंड KPMG। वैसे कंसल्टिंग की दुनिया में देर आर 4 to 5 बिग प्लेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें से एक है आपका बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। पहले बताया आपको वर्ल्ड क्लास नॉलेज सिखाया जाएगा। वो सबसे बड़ी जो कंपनी है उसका नाम है बेन एंड कंपनी। आप जाके गूगल पर देख लेना, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसल्टिंग फर्म है। किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पर ये आपको कंसल्टिंग कर सकते, फिर वो पर्सनल रिलेशन हो या बिजनेस के प्रॉफिट की बात हो, कुछ भी।
ये आपको हर बात पर कंसल्टिंग कर देंगे, बेन एंड कंपनी। उसी तरह से ये है बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ये कंसल्टिंग ग्रुप है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया है कि जिससे वो अपने क्लाइंट्स को क्या करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं। तो आपके सिलेबस में सीधा उसको दे दिया, मतलब बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास नॉलेज आपको मिलेगा। एनसॉफ प्रोडक्ट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, मैं इसको बोलता हूँ अंसारी भाई का मैट्रिक्स शॉर्ट में। एग्जाम में अंसारी भाई नहीं लिखना है आपको लिखना है एनसॉफ, बट याद आने के लिए अंसारी भाई बोलेंगे, तो अंसारी भाई का मैट्रिक्स भी हमको यहाँ पर देखना है। उसके बाद वी हैव एडीएल मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स है। एडीएल का फुल फॉर्म है बेटे आर्थर डी लिटिल, ये एक पर्सन का नाम है, एक स्ट्रेटेजिस्ट का नाम है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजिस्ट का नाम तुम गलत लिख के आए तो एग्जाम में तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। वो स्ट्रेटेजी का बेचारे का ईगो हर्ट हो जाता है ना। जैसे आपको बोला था कि इकोनॉमिस्ट का नाम सही लिखो, तो मैं कहूँगा स्ट्रेटेजिस्ट का भी नाम आपको सही लिखना है। नहीं लिखते आ रहा तो शॉर्ट फॉर्म लिख के आओ एडीएल, उधर कुछ तो अपना नाम चिपका के मत आओ। एडीएल आर्थर डी लिटिल, ये सब कुछ प्रिंटेड है बुक्स में, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ स्ट्रेटेजिस्ट का नाम गलत हो जाएगा तो जैसे लॉ में सेक्शन नंबर गलत तो पूरा गलत दिया जाता है, स्ट्रेटेजिस्ट का नाम गलत है तो आपने भले ही आंसर कितना तोड़ क्यों ना लिखा हो, पूरा आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। दो लोगों का ईगो हर्ट होता है उधर, एक इंस्टीट्यूट का और एक उस स्ट्रेटेजिस्ट का, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ GE9 सेल मैट्रिक्स। GE9 सेल मैट्रिक्स सर, 9 सेल मतलब क्या, वो निप्पॉन के सेल आते वो दे रहे क्या, 9 सेल लगा देंगे ऐसा कुछ मैट्रिक? नहीं नहीं नहीं, जीई का मतलब है जनरल इलेक्ट्रिक। जीई का मतलब है जनरल इलेक्ट्रिक, ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, यूएस से बिलोंग करती है। जनरल इलेक्ट्रिक नाम है इसका बेटा, जनरल इलेक्ट्रिक। ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक। तो इन्होंने भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपना खुद का मैट्रिक्स बनाया और उसके हिसाब से वो स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट सोचा चलो बच्चों को वो भी नॉलेज दे देते हैं। तो ये जो वॉर्टन हार्वर्ड स्कूल्स में जो सिखाया जाता है ना, बिजनेस कैसे करना है ना, आईआईएम में जो सिखाया जाता है बेटे, ये सब कुछ आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सिलेबस में। तो ये वर्ल्ड क्लास नॉलेज है, इसको हल्के में मत लेना, ये प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज है। इवन एक पानीपुरी वाला इस 9 सेल मैट्रिक्स को फॉलो करेगा तो उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। पानीपुरी वाले से लेके भारत की सरकार भी इसी मैट्रिक्स को फॉलो करती है। कैसे देखेंगे हम आराम से जब जाएंगे। तो दिस इज गोना बी क्रक्स ऑफ योर चैप्टर, पोर्टफोलियो एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एक्सपीरियंस कर्व, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स, एनसॉफ का मैट्रिक्स, एडीएल का मैट्रिक्स, जीई का मैट्रिक्स, ऐसे कुछ है हमको देखना है। उसके बाद वी हैव, अभी चैप्टर खत्म नहीं हो, फिर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपिटिटिव एडवांटेज। वहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट ए, तो नीचे आ जाएंगे चार्ट ए में। तो कंपिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, जितना भी एक्स्ट्रा आप अपने कंपिटिटर के हिसाब से कमाते हो यही आपका कंपिटिटिव एडवांटेज है। लेकिन उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में हम देखेंगे। रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस। कैरेक्टरिस्टिक्स का जो लॉजिक उधर चलता है ना, 3 चचेरे भाई, जो ईआईएस में लॉजिक चला वही लॉजिक एसएम में भी चलेगा। तो बताइए जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स के 3 चचेरे भाई कौन से? मैं रिवाइज करवा दूँ, फीचर्स, हाँ, एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। इन सब का मीनिंग एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग तो अलग है, लेकिन इंस्टीट्यूट के नज़र में अगर ये आपको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ जो रिसोर्सेस, आंसर इज सेम। फीचर्स ऑफ द रिसोर्सेस, आंसर इज सेम, आपको आंसर सेम लिखना है। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो कंपिटिटिव एडवांटेज की दुनिया कुछ इस तरीके से है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी? जरा कोई बच्चा बताएगा कोर कॉम्पिटेंसी इसका मतलब क्या होता है? एनीवन, कोर कॉम्पिटेंसी? एनी वाइल्ड लॉजिक वगैरह कुछ ऐसे? जो मेन एरिया होता है ना कोर, हाँ, बिजनेस का कॉम्पिटेंस क्या है, मतलब वो वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है, बस। ओके, और कोई? एबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ओके। और हमारा जो मेन एरिया है वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस कैसा है। तुम्हारा जो मेन एरिया है वहाँ पे तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है। अच्छा, वैष्णवी शेल के बेटा आपको कुछ कहना है?
ना आई विल स्टार्ट आस्किंग बाय नेम। आप बच्चे बोलते नहीं, फिर अब मेरे को नाम लेके बोलना पड़ेगा। वैष्णवी जी किधर है? वैष्णवी शेलके, बेटा कुछ कहना है आपको? नहीं कहना है, कोई बात नहीं। कुणाल, कुणाल भैया कुछ कहना चाहोगे कॉम्पिटिटिव कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में? बच्चे तो ऐसे बैठ गए। हाँ बोलिए। अपने स्ट्रेंथ्स पे भी वो डिपेंड है। अपने स्ट्रेंथ्स पर जो डिपेंड होता है। वेरी गुड। तो देखो आंसर पता है फिर बोलना चाहिए ना बेटा। इट्स गुड आंसर, इट्स अ परफेक्ट आंसर। कुणाल भैया आपके लिए रुके। चलिए आइए, नाउ लेट अस कंटिन्यू। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है तुम में कौन सी ऐसी खास बात है जो तुमको औरों से अलग करती है। व्हाट इज योर यूनिक स्ट्रेंथ। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको एक बार पढ़कर पूरा याद हो जाता है, कुछ बच्चे होते हैं कि जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, कोई नंबर क्रंचिंग में बहुत होशियार है, कोई ऐसा कि जिसको थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाती है, वो बहुत उसको कंप्रेस कर लेता है। तो ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। तो आप देखिए एज अ बिजनेस आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। क्या आपकी डिलीवरी की स्पीड आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है? क्या आपके प्रोडक्ट का डिजाइन आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है? क्या जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी करी वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है? या पैसा आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है ना? पैसा भी किसी किसी की कोर कॉम्पिटेंसी होती है। जैसे मुकेश अंबानी का कोर कॉम्पिटेंसी क्या भैया? पैसा। किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यही उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। सो आपको ढूंढना है आपके बिजनेस में आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, और वही आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाएगा। तो उसको कैसे ढूंढते हैं, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके रिलेटेड ये आंसर है। हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। अगर आपको नहीं पता आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है बिजनेस वाली, हाँ, तो कैसे करना वो यहाँ हम देखेंगे। एंड देन वी सी द कॉन्सेप्ट ऑफ VCA, वैल्यू चेन एनालिसिस। VCA फिर से रिपीट करूंगा, वैल्यू चेन एनालिसिस। डोंट वरी, इसका सारा फुल फॉर्म, मतलब, इंट्रोडक्शन सब कुछ नोट्स में प्रिंटेड है। अभी तो ओवरव्यू चल रहा है। स्वॉट एनालिसिस, कितने बच्चों ने स्वॉट एनालिसिस के बारे में पढ़ा है? जरा हाथ ऊपर करना। And I can see some hands going up. Majority of the hands are going up. SWOT मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। वही वाला घिसा पिटा अपना जो है उसको देखेंगे। लेकिन इस बार जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजर में हमसे पढ़ लेंगे कि स्वॉट एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है, आपका नजरिया बदल जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल है ये। आप खुद का स्वॉट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज इन स्वॉट एनालिसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन का स्वॉट एनालिसिस कैसे किया जाता है वो देखेंगे। वो देखिए, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स जो भी है। फिर टॉस, इसके बारे में पढ़े हो क्या? टॉस एनालिसिस के बारे में पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो तो चलिए चार्ट ए पर आएंगे। टॉस मैट्रिक्स बोलेंगे, ये स्वॉट का एग्जैक्टली उल्टा। ये देखिए SWOT, एग्जैक्टली उल्टा कॉन्सेप्ट है स्वॉट एंड टॉस एनालिसिस। तो सर ये क्या होता है? बड़ी मजेदार चीज होती है सर। प्रैक्टिकली आपको 4 कंपनीज का एग्जांपल देंगे यहाँ पर, तोते उड़ जाएंगे आपके लोग। अच्छा ये स्ट्रैटेजी है क्या? स्वॉट टॉस एनालिसिस का उल्टा है। और एक को बताता हूँ, जिधर स्वॉट एनालिसिस, इधर देखो, जिधर स्वॉट एनालिसिस खत्म होता है उधर टॉस एनालिसिस की शुरुआत होती है। जैसे जिधर तुम्हारा इमेजिनेशन, गेसवर्क और पढ़ाई का तुम्हारी वो कहते हैं ना हाईएस्ट लिमिट खत्म हो जाती है, उधर से इंस्टीट्यूट सोचना चालू करता है ना। उसी तरीके का ये कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर स्वॉट एनालिसिस खत्म होता है बेटे, उधर ही टॉस एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड द मेन पार्ट इज व्हाट आर द 4 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस दैट द टॉस एनालिसिस प्रोवाइड्स यू। तो मजा आएगा आपको सीख के। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, LPG मॉडल, ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट। तो ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, कुछ कंपनीज का एग्जांपल देखेंगे। एंड दिस इज हाउ द चैप्टर 2 इज गोइंग टू बी। तो भैया ये है पूरा की पूरा आपका चैप्टर नंबर 2। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोर कॉम्पिटेंसी, स्वॉट, टॉस एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड यस, कोर कॉम्पिटेंसी। ये चीजें हैं आपके ओवरऑल चैप्टर नंबर 2 में। एंड दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ योर SM का सिलेबस। सबसे बड़ा ये चैप्टर है, फिर बाकी के सब इससे छोटे छोटे हैं। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया तो आया है
कि एसएफ का सिलेबस उतना भी बड़ा नहीं है, हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत डीप है। तो चलो जी, पहले कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप से। वी विल स्टार्ट ऑफ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, और पहली ही केस स्टडी लेंगे हम। विल स्टार्ट ऑफ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ competitive landscape। ये देखिए, डायनामिक्स ऑफ कंप्यूटर स्ट्रेटजी, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। क्या होता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया था, थोड़ा सा रीडिंग करेंगे आपके लिए। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाइज कंपेटिटर्स ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। Competitive landscape is about identifying and understanding the competitors, and at the same time it permits the comprehension of their vision, mission, core values, niche market। niche का मतलब क्या होता है बेटे? niche का मतलब होता है small। niche का मतलब होता है small, niche कहते हैं उसको, niche, small market। strength and weakness। understanding of competitive landscape requires an application of competitive intelligence। मतलब एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट डू कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का स्टडी। उसके लिए थोड़ा दिमाग भी आपका जगह पर होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक बिजनेस का नॉलेज आपको होना चाहिए, एनालिसिस करने के लिए दिमाग तो होना चाहिए ना। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, केस स्टडी लेंगे, और उससे इस आंसर को समझने का ट्राई करेंगे। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, दिस इज द आंसर। ये है जो एग्जाम में आ सकता है, स्टेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, लैंडस्केप का मतलब क्या? द होल ऑफ इंडस्ट्री। एक बार फिर से, लैंडस्केप का मतलब होता है पूरी इंडस्ट्री। अब फिर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो सकती है, क्लासेस की कोचिंग इंडस्ट्री हो सकती है, फिर उसके बाद अपने सीए प्रैक्टिस की इंडस्ट्री हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब, ये इंडस्ट्री कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले आप जो एनालिसिस करते हो इस लैंडस्केप को, उसी चीज को हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का एनालिसिस। ये एनालिसिस करने के बाद आपको एक ही आंसर का जवाब मिलेगा, क्या? कि क्या मैंने इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने चूज करा कि हमको सीए बनना है, तो क्या सीए इंडस्ट्री है? हाँ बिल्कुल है। यहां पर जाने से पहले आपने खुद से कुछ तो एनालिसिस तो किया ही होगा कि हम क्यों सीए करना चाहते हैं। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं। घर में कोई सीए है, भाई सीए का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, भाई वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड आई मीन अपने कॉमर्स फील्ड की अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रेस्टिजियस अगर कोई प्रोफेशन है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है। आपके पास बहुत सारी रेगुलेटरी पावर्स आ जाती है अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके सिग्नेचर की पावर अलग ही लेवल की है अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो ये सारी बातें जो है आप एनालिसिस करते हो, फिर आप खुद का भी एनालिसिस करते हो कि क्या मैं इतना कड़क जो पढ़ाई है वो कर पाऊंगा, क्या ये मेरे बस का है, इज इट माई कप ऑफ टी, क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो आप जाकर लोगों से गाइडेंस लेते हो। तो ये जो सब आप कर रहे हो ना, ये इससे क्या जवाब आपको मतलब ये आपने कब करा था? जब आप 11th-12th में थे, या आप 10th की एग्जामिनेशन पास हो गए थे। ये वो नाजुक सा समय होता है जब आपका करियर का पाथ डिसाइड होता है कि आप क्या करोगे। तो उस टाइम पे हर माँ बाप क्या करते हैं अपने बच्चे के लिए? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का ही स्टडी करते हैं। तो बेटा ये हो गया पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल। अब बात करेंगे बिजनेस की। अब एग्जाम्पल लेंगे हम रिलायंस जियो। विल टेक एग्जाम्पल ऑफ मोटा भाई, एग्जाम्पल जियो। जियो का एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमको क्या देखना है, जरा इसको बढ़िया से हाईलाइट कर दूं मैं। रिलायंस जियो। अब मुकेश अंबानी ने जब सोचा कि चलो यार टेलीकॉम की दुनिया में तहलका मचाएंगे, तो उससे पहले वेदर, अब मेरा सवाल, अब मैं कुछ सवाल करूंगा, आपने मुझे जवाब देना है। क्या टेलीकॉम इज एन इंडस्ट्री इन इंडिया? यस और नो? यस। क्या जियो के आने से पहले उसमें बहुत सारी कंपनीज थी जो आज भी है? कौन कौन सी कंपनीज थी जियो के आने से पहले? वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल, टेलीनॉर, यूनिनॉर, एयरसेल वाज आल्सो देयर, टाटा डोकोमो वो भी था, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी थी। तो जियो ने सोचा, मतलब मुकेश अंबानी ने सोचा कि यार आपको पता है जियो में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है?
2.5 लाख करोड़ रुपए। 2.5 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो 2.5 लाख करोड़ रुपए अगर भैया कोई इंडस्ट्री में तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एनालिसिस करोगे ना। यहाँ पर बाजू के गली में अगर किसी को मिलने जाना है तो अपन प्लानिंग करते, आज जाए कल जाए, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, इतनी प्लानिंग तुम करते हो हैं। तो यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ रुपए तुम पूरी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो एनालिसिस तो करोगे ना। तो जियो ने अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो इस इंडस्ट्री को हम बोलेंगे इट्स अ लैंडस्केप, उसका पूरा स्टडी किया। अब क्या स्टडी किया और क्या स्टेप्स है, और ये स्टडी करके अल्टीमेटली जियो को क्या आंसर मिला कि क्या मैंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आंसर नो आता है तो आपने बिल्कुल उस इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए। मतलब ये एनालिसिस करके तुम्हारा पैसा बचता है। पैसा भैया धंधे की बात हो रही है यहाँ पर, तो पैसा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो 2.5 लाख करोड़ पेड़ पे नहीं उगते। तो आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये एनालिसिस कर लो पहले कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट और यू शुड नॉट इन्वेस्ट, है ना। तो क्या स्टेप्स होती है, और मुकेश अंबानी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठकर क्या चर्चा करी, चाय पे चर्चा क्या करी, उसकी स्टेप्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द कंपेटिटर। आइडेंटिफाई द कंपेटिटर सबसे पहला स्टेप। अब मुकेश अंबानी बोले साला हमारे पास 2.5 लाख करोड़ रुपया बचा हुआ है तो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो हमारे टक्कर का कौन है इस मार्केट में? क्या एयरसेल हमारे टक्कर का है? नहीं। क्या ये टाटा डोकोमो हमारे टक्कर का है? बिल्कुल नहीं। BSNL तो दूर दूर तक नहीं है। तो हमारे मेन कंपेटिटर कौन है? अंडरस्टैंड, चाणक्य नीति कहती है कि आपको हर किसी से नहीं भिड़ना चाहिए, आपको उसी से भिड़ना चाहिए जो आपके बराबरी का हो। ये वही वाला पॉइंट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट चाणक्य नीति। मैं हर जगह पे चाणक्य नीति का आपको रेफरेंस लेने वाला हूँ। क्यों? ये सब कुछ 2500 साल पहले चाणक्य बोल चुके, बस ये आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में आज आपके सामने है। तो इट इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग। मैं कभी कभी कैरेक्टर में ज़्यादा घुस जाऊँगा तो मेरे को रोक लेना कि सर भैया सिलेबस पे वापस आ जाओ, मुझे रोक लेना, ठीक है। कभी कभी बहुत भावनाओं में बह जाता हूँ जब SM पढ़ाने लगते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आइडेंटिफाई द कंपेटिटर। तो जियो ने सोचा कि हमारे पकड़ का, हमारे बराबरी का कंपेटिटर कौन है। तो क्या लगता है आपको कौन इनके? एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया, ये 3 ही कंपेटिटर है इनके टक्कर के, बाकी तो दूर दूर तक कोई नहीं है। तो लड़ाई करने से पहले अपने ओपोनेंट को चूज करो आप। तो ये पहला स्टेप है, अंडरस्टैंड कि तुम्हारे बराबरी का कंपेटिटर इंडस्ट्री में कौन है। तो जियो ने देखा यही 3 है, एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया। अब तो वोडाफोन आइडिया एक हो गया, लेकिन बेटा हम बात करें जियो के आने के पहले की, तो ये 3 अलग अलग कंपनियां थी। आज तो वोडाफोन आइडिया एक हो चुका है, लेकिन पहले इट वॉज अ डिफरेंट कंपनी। सो इन्होंने देखा अच्छा ये है हमारे कंपेटिटर, इनसे हमको भिड़ना है। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई योर कंपेटिटर इन दैट इंडस्ट्री, ठीक है। आगे अंडरस्टैंड द कंपेटिटर्स। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? वंस द कंपेटिटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, द स्ट्रेटेजिस्ट कैन यूज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स एंड वेरियस अदर सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय देम इन डिफरेंट मार्केट्स। तो देखिए जरा एयरटेल की क्या खासियत है, लोग क्यों एयरटेल को पसंद कर रहे हैं, उनका लोगो कैसा है, उनका सब्सक्राइबर बेस कितना है, पूरा मार्केट रिसर्च लगा दो। पैसा खर्च होगा लेकिन 2.5 लाख करोड़ से तो कम ही होगा। तो रिसर्च पर पैसा खर्च करना चाहिए। ये पहली सीख आपको मिलती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पहले चैप्टर से। आई मीन फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही सिखाता है कि रिसर्च को इंपॉर्टेंस है। यू शुड डू द रिसर्च फर्स्ट एंड देन यू शुड स्पेंड मनी। आधे बिजनेसेस कैसे, अरे भैया छल्ली भुट्टे की गाड़ी लगा दी उसने, यहाँ पर नींबू पानी की गाड़ी इसकी जोर में चल रही है, चलो अपनी भी गाड़ी लगा दो और हम भी बिजनेस करेंगे। अरे तुम एनालिसिस तो करो, वो मार्केट तुम्हारे लिए है क्या, इतनी इन्वेस्टमेंट करके तुम्हारा धंधा चलेगा क्या। तो ये वही है। अभी एक ने पर आपने आइडेंटिफाई करा, फिर उनको समझने का ट्राई करो, उनकी सर्विसेज को समझो, उनके प्रोडक्ट्स को समझो। तो जियो ने देखा कि यार ये एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जो है ये अभी भी 2G 3G में खेल रहे हैं। सो दीज आर द ओल्ड टेक्नोलॉजीज। जब देखो 4G तो जियो ने लाया, उसके पहले तो 4G था ही नहीं। तो समझा उसने कि ये अभी भी जूनियर टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, 2G 3G चल रहे। दुनिया में 4G 5G चल रहा था, इंडिया में 4G का 4 भी नहीं था। तो अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, द सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट, अब अंडरस्टैंडिंग के भी और डीप में जाएंगे। और डीप में क्या,
हम कंपेटिटर की स्ट्रेंथ को समझेंगे और कंपेटिटर की वीकनेस को समझेंगे। देखिए ज़रा अगला स्टेप क्या है, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कंपेटिटर्स। तो चलिए प्रैक्टिकली हम देखेंगे। अब एयरटेल की बात करते हैं ना, मैं यहाँ लिखता हूँ, एयरटेल की बात करेंगे। एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया। एयरटेल की स्ट्रेंथ क्या थी जो जियो ने आइडेंटिफाई करी, इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर। तो एयरटेल की स्ट्रेंथ था उनका कस्टमर बेस, सबसे बड़ी कंपनी थी जियो के पहले एयरटेल, बिकॉज सर्विसेज तूफान, उनका नेटवर्क सबसे बड़ा, नेटवर्क कवरेज वॉज ऑल्सो गुड, तो लार्ज कस्टमर बेस, ये क्या था उनका स्ट्रेंथ था। समझ में आ रहा है एनालिसिस कैसे हो रहा है? अरे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? फिर वोडाफोन का स्ट्रेंथ क्या था? क्या वोडाफोन इंडियन कंपनी है? कितने बच्चों को लगता है कि वोडाफोन इंडियन कंपनी है, या आपको पता भी है कि वोडाफोन कहां से बिलोंग करता है? इंडियन नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए, एक बच्चे ने कुछ आंसर दिया, नेदरलैंड्स, वहां से ये कंपनी बिलोंग करती है। सर रिचर्ड ब्रांसन का नाम सुना है आपने? वर्जिन ग्रुप, दिखाते आपको कैसे बच्चे रे। सर रिचर्ड ब्रांसन, ये है वो व्यक्ति जो वोडाफोन का ओनर है। मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं या पूरे वर्ल्ड में बात करूं, वर्जिन ग्रुप इन्होंने बनाया। जैसे अपना टाटा ग्रुप है, अपना रिलायंस ग्रुप है, ये भारतीय ग्रुप है। ये वर्ल्ड में सबसे बड़े, मतलब वन ऑफ द बिग बिजनेस ग्रुप है, जिनका नाम है, जो ओनर है उनका नाम है सर रिचर्ड ब्रांसन, और उनके जो ग्रुप कंपनीज है उसका नाम है वर्जिन ग्रुप, और उसी का जो टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक कंपनी है उसका नाम है बेटा वोडाफोन। तो वर्जिन ग्रुप का वोडाफोन कंपनी है, तो उनका हेड ऑफिस किधर है? नेदरलैंड्स में। तो एक तो उनको ये समझ में आया जियो में भैया ये भारतीय कंपनी नहीं है। तो इसका स्ट्रेंथ क्या है फिर? इसका स्ट्रेंथ है पैसा, इनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, ये कई दिनों तक लॉस में रह करके भी बिजनेस कर सकते हैं, ये वोडाफोन का स्ट्रेंथ है। ऐसा एनालिसिस आपको करते आना चाहिए। तो मुकेश अंबानी ने देखा भैया वोडाफोन की स्ट्रेंथ क्या है, कैपिटल इज देयर स्ट्रेंथ, पैसे का कमी है ही नहीं। जब पैसा होता है ना आप कुछ भी कर सकते हो, कई दिनों तक लॉस में रह करके भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो वोडाफोन का स्ट्रेंथ था उसके पास पैसा, कैपिटल वॉज द स्ट्रेंथ। आइडिया का स्ट्रेंथ क्या था? मार्केटिंग तो है ही, लेकिन उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। इंटरनेट कनेक्शन, एक जमाना था जब आइडिया का इंटरनेट कनेक्शन वाज द बेस्ट अमंग इंडिया में सबसे बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन इनका था। तो बेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ लिखूंगा मैं बेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एयरटेल सबसे बड़ा था, लेकिन सर्विस के मामले में आइडिया सबसे आगे था, और इनकी मार्केटिंग भी आपने कई ज़्यादा तरीके से देखी होगी। तो ये हो गए आपके कंपेटिटर के स्ट्रेंथ का एनालिसिस। एक के पास सबसे बड़ा कस्टमर बेस है, एक के पास पैसे का दम है, और तीसरा है उसकी सर्विस सबसे अच्छी है। तो इन सबका एनालिसिस जियो ने पहले ही कर लिया। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द कंपेटिटर्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बाद क्या आता है? अब उसकी कमियों को ढूंढो। डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ कंपेटिटर। अंडरस्टैंड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक वॉर की तरह है। आपको पूरा एनालिसिस करना, सामने वाले के पास कितनी तोप है, कितना दम है, स्ट्रेंथ कितना है, उसके पास कितनी टैंक है, कितने मिसाइल्स है, कितने प्लेन्स है, पूरा एनालिसिस कर लेना है। और ये आर्मी की तरह एनालिसिस कर रहे हो आप पूरा बिजनेस का। बिजनेस एक वॉर की तरह ही है, तो भिड़ने से पहले पूरे एनालिसिस आप कर रहे हो। फिर आपने देखा उनकी वीकनेस क्या है, चलिए देखते हैं इन्हीं 3 कंपनीज की वीकनेस। ये तो बेटा स्ट्रेंथ्स है, नाउ लेट्स गो टू वीकनेस। इन्हीं कंपनीज की वीकनेस क्या है? तो एयरटेल की जो वीकनेस थी वो थी नॉट सो गुड सर्विस। कस्टमर बेस सबसे बड़ा है, लेकिन इनके प्लान्स महंगे थे और सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी। तो कॉस्टली सर्विस एंड कस्टमर फीडबैक कैसा था? बहुत ही डाउनग्रेडेड कस्टमर फीडबैक था। तो यहां पर लिखेंगे बैड कस्टमर फीडबैक। ये इनका था वीकनेस, कि
लोग एयरटेल लेते तो थे लेकिन बोल रहे यार इंटरनेट स्लो चल रहा है, सर इनका प्लान बहुत महंगा है, सर्विस ठीक है लेकिन प्लान बहुत महंगा है। तो ये था इनका वीकनेस जो मार्केट में इन्होंने आइडेंटिफाई करा, किसने, जियो ने। उसके बाद देखिए कैपिटल, वोडाफोन का जो स्ट्रेंथ है वो तो कैपिटल है, लेकिन वोडाफोन के पास इंडिया का ग्राउंड रियलिटी का कोई रिपोर्ट है क्या? ये तो विदेशी कंपनी है, तो देसी ग्राउंड रियलिटी पता है क्या उनको कि इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, इंडिया में लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये उनको थोड़ी पता है। सो उनका सबसे बड़ा वीकनेस यही था कि वो एक इंडियन कंपनी नहीं थी। तो उसके जो फाउंडर है, उसके जो उनका जो मेन प्रमोटर ग्रुप है, उनका विजन इंडिया के विजन से मैच नहीं होता। इसलिए देखिए कैपिटल होने के बावजूद भी वोडाफोन इज नॉट द नंबर 1 कंपनी। हालांकि वर्जिन ग्रुप के पास रिलायंस से ज़्यादा पैसा है, बता दो आपको सर, रिचर्ड ब्रांसन के पास रिलायंस से ज़्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी वोडाफोन नंबर 1 कंपनी नहीं है। क्यों? उनके पास इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है। सो उनके पास उनकी वीकनेस क्या थी? नॉट एन इंडियन कंपनी, लैक ऑफ, पूरा उनको पता ही नहीं इंडिया के लोगों को क्या पसंद है, लैक ऑफ नॉट एन इंडियन कंपनी। आइडिया का क्या था वीकनेस? सर्विस बहुत अच्छा। कुमार मंगलम बिरला जो आदित्य बिरला ग्रुप के ओनर है, वो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आपको पता है तो वो खुद एक सीए है। तो उनको पूरा ग्राउंड रिपोर्ट है, लोगों में सर्विस भी उनकी सबसे अच्छी है, लेकिन उनकी वीकनेस क्या थी? उनका कस्टमर बेस सबसे छोटा था, स्मॉल कस्टमर बेस, लोगों को उनके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। तो उनका सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? स्मॉल कस्टमर बेस। और इन सब की मिला के वीकनेस क्या थी? महंगा इंटरनेट बेच रहे थे ये। देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू पे 350 to 400 रुपीज फॉर 1 GB डेटा, एंड दैट टू फॉर अ होल मंथ। इमेजिन करो, आज 1-1.5 GB आज दिन का नहीं पुरता। एक ज़माना था 1 GB डेटा पूरा महीना चलाना है, और उसके लिए भी 350-400 रुपये आप दे रहे हो। तो इंटरनेट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और ये सबसे बड़ी वीकनेस इनकी थी। इन सभी कंपनीज की वीकनेस भी आपके सामने है और इनकी स्ट्रेंथ भी आपके सामने। ये तो मेरा बेटा मैंने बताया, मोटा भाई ने एनालिसिस कर चुके थे पहले ही, जियो में 2.5 लाख करोड़ रुपए डालने से पहले। तो बेटा ये था। हाँ बोलिए। आइडिया तो पॉपुलर था, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी बहुत थी। बेटे पॉपुलर था, बट सिर्फ पॉपुलर होने से मतलब थोड़ी है, आपका उसको ट्रांजैक्शन में भी कन्वर्ट होना चाहिए ना। आप समझ रहे हो? ऐसा कोई मूवी आता है कि जिसमें हीरो एक नंबर काम करता है, आपको लगता है बस यही है, लेकिन आगे उसकी फिल्म ही नहीं आ रही है, तो कोई मतलब है क्या? उसका ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो स्मॉल कस्टमर बेस था आइडिया का, इनकी दुनिया छोटी थी, निश मार्केट था इनका। तो ये इनकी स्ट्रेंथ, ये इनकी वीकनेस, दैट इज डिटरमाइनिंग द वीकनेस ऑफ कंपेटिटर। अभी आगे क्या लास्ट स्टेप है? पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। लास्ट में एक बड़ा सा रिपोर्ट बनेगा। At this stage, the strategist should put together all the information about competitors and draw inference about what they are not offering and what the firm can do to fill in the gaps. The strategist can also know the areas which need to be strengthened by the firm. और अब लास्ट में जब आपको रिपोर्ट एक साथ आप जोड़ दोगे, बिकॉज अंडरस्टैंड बेटा, ये तो मैंने आपको काफ़ी समराइज बता दिया, लेकिन एक्चुअल में दिस इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस। तो इसको एक रिपोर्ट फॉर्म में आप क्रिएट करोगे और एक बोर्ड मीटिंग करोगे। और मोटा भाई ने जब बोर्ड मीटिंग करी, उनको पता चल गया कि भैया किसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसका वीकनेस क्या है, अपने कंपेटिटर कौन है, और उनको जवाब मिल गया कि भैया अपने लिए बहुत स्पेस है। सो 2.5 लाख करोड़ रुपए उठा के डाल दिया और धड़ाम से इंडिया में 4G को लॉन्च कर दिया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिल गया। अगर ये एनालिसिस वो नहीं करते तो क्या उनके लिए डिसीजन मेकिंग करना ईजी होता या डिफिकल्ट होता? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है। तो पहले होमवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब भी आप किसी से बात करो या कहीं किसी प्लेस पर जाओ, आपका होमवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो ये होमवर्क है आपका, ये एनालिसिस जो है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सो दिस इज हाउ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज बिंग डन। किसी भी इंडस्ट्री में उतरने से पहले पूरा एनालिसिस लैंडस्केप का करोगे। लैंडस्केप मतलब इंडस्ट्री, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए। लैंडस्केप का मतलब है इंडस्ट्री। एवरीबडी, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? Yes, sir. क्या क्या स्टेप है? आइडेंटिफाई द कंपेटिटर, अंडरस्टैंड द कंपेटिटर, फिर उसकी स्ट्रेंथ को समझो, अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंपेटिटर, आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ द कंपेटिटर, और लास्ट में
पुट टुगेदर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट गेट्स ओवर। एसएम में ऐसे ही होना है, काफ़ी बहुत सारी कॉन्सेप्ट है लेकिन ऐसी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे फटाक से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो आपको लगेगा अरे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हाँ बेटा ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ईआईएस नहीं है। ये लंबे लंबे आंसर ऐसे ईआईएस में होता है, इधर ऐसा छोटा छोटा ही है, ऐसे में ही है। सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप गेट्स ओवर। नाउ वी मूव ऑन टू अ न्यू कॉन्सेप्ट अंडर चैप्टर 2 दैट इज इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, जो आपके चैप्टर का क्रक्स है, पहले उसको पढ़ना जरूरी है, उसके बाद हम अदर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। सो वी डायरेक्टली हॉप ऑन टू दिस वन, बीच में हम चलेंगे सीधा इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, इस वाले पार्ट पर हम चलेंगे। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आपके चैप्टर का क्रक्स है, इसको पहले सीखना पड़ेगा, फिर बाकी का पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और आपको पता है हमारे सिखाने का टेक्निक इसी तरीके का है, जिस तरह से बच्चों को चीज़ें समझ में आती है उसी फ्लो में हम आपको ले जाएंगे। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है जब आप घर पे सेल्फ स्टडी करो तो इसी फ्लो में आपको पढ़ाई करनी, तो चीज़ें सही से याद भी रहती है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बेटा इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। तो बेसिकली ये सब क्या है, दीज आर एनालिसिस के टूल्स। इसमें आपको क्या क्या देखना है, वेरियस टूल्स ऑफ एनालिसिस, वेरियस टूल्स ऑफ एनालिसिस, अलग अलग एनालिसिस के टूल्स है जो आपको इस कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। तो सबसे पहला खिलाड़ी जो आपके सामने आ रहा है उसका नाम है पोर्टफोलियो एनालिसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। अच्छा, ये जो सारे हम टूल्स सीखने वाले हैं, ये एनालिसिस करता कौन है? मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट करेगा, मिडल करेगा, लोअर करेगा? नहीं, ये एनालिसिस का पार्ट हमेशा टॉप मैनेजमेंट करेगा। लोअर मैनेजमेंट का तो काम होता है कि काम करना, मिडल मैनेजमेंट का काम होता है अपर मैनेजमेंट ने जो सपने दिखाए उसको साकार करने की प्लानिंग करना, एंड लोअर मैनेजमेंट से काम करवा के लेना, ये मिडल मैनेजमेंट का काम है। तो ब्रेन वर्क कौन करता है कंपनी में? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, जेफ बेजोस, ये लोग ब्रेन वर्क करते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन एनालिसिस पार्ट, तो ये बाय डिफॉल्ट है। चैप्टर नंबर 2 में जितनी भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे बेटा, ये सब की सब टॉप मैनेजमेंट अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग में अपने कुर्सियों पर बैठकर अक्रॉस द टेबल डिस्कशन करेंगे। पूरी चाय पे चर्चा वाला चैप्टर है ये एनालिसिस। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है पोर्टफोलियो एनालिसिस। मेरा सवाल है आपसे, सर ये पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोर्टफोलियो? ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। वेरी गुड, सही, पहला ही आंसर बच्चे ने सही दे दिया, तो अभी किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज एग्जाम एग्जैक्टली सही आंसर दिया। पोर्टफोलियो का मतलब है आप कितने प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो मार्केट में। जैसे टाटा मोटर्स की बात करूं तो उनके पोर्टफोलियो में क्या है? अल्ट्रॉज है, हैरियर है, टाटा नेक्सॉन है, टिगोर है उनके पास, टियागो है, सफारी है, ये कुछ गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आती है ना। सो हम बोलेंगे टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में ये है। लेकिन पोर्टफोलियो केवल प्रोडक्ट्स का नहीं होता, पोर्टफोलियो ग्रुप कंपनीज का भी होता है। जैसे अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो कौन कौन से बिजनेस में? टाटा स्टील के बिजनेस में है, मोटर्स मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, टीसीएस मतलब सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी है, फास्ट ट्रैक, तनिष्क तो अपने क्लास में भी है, लेकिन तनिष्क एक बेटा ज्वेलरी का ब्रांड भी है तो उस बिजनेस में भी वो है। फास्ट ट्रैक, टाइटन, टाइमैक्स, ये फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स के ब्रांड में भी वो है। सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, आपने बचपन से टाटा सॉल्ट तो कभी ना कभी खाया होगा या नहीं खाया है आपने? देश का नमक, टाटा नमक, ऐसी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आपने सुनी ना, तो देश का नमक है टाटा नमक, तो सॉल्ट के बिजनेस में भी वो है। तो रतन टाटा जब बैठकर अपने सोचते हैं कि अब मेरे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, हजारों अरबों रुपए अभी पड़े हैं बैंक अकाउंट में, तो मैं किधर इन्वेस्टमेंट करूं, कौन से बिजनेस को मैं बंद करूं, कौन से बिजनेस को मैं चालू करूं, या कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके इसको और बड़ा बनाना चाहिए, तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। विच टाइप ऑफ बिजनेसेस यू हैव। तो रतन टाटा जब टाटा सन्स, आप जानते हो टाटा सन्स पेरेंट कंपनी है पूरे टाटा ग्रुप की, आपके टाटा मोटर, टीसीएस, हाँ ये टाइमैक्स, टाइटन, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, ये सारी कंपनीज की पेरेंट कंपनी कौन है? टाटा सन्स। और टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे रतन टाटा।
तो जब वो बैठकर टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब मीटिंग होती है तो उनमें जो डिस्कशन होता है दैट इज ऑल अबाउट पोर्टफोलियो एनालिसिस, कि हम कौन सा बिजनेस को बड़ा करें। अब टाटा मोटर ने JLR को अक्वायर करा, जैगवार लैंड रोवर, उन्होंने उसको अक्वायर करा। इट वाज अ डिसीजन टेकन बाय पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो जब रतन टाटा को बिजनेस का डिसीजन लेना है तो उनको एक बिजनेस थोड़ी सोचना है, उनको तो हर एंगल से सोचना है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू कुमार मंगलम बिरला, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू मोटा भाई। मतलब मोटा भाई के, जब मैं कहता हूँ मोटा भाई तो आपको समझ लेना है मुकेश अंबानी की बात हो रही है ना। तो क्या मुकेश अंबानी के पास भी बहुत सारी कंपनीज है? यस। तो वही बेटा, उनको भी वैसे एनालिसिस करना पड़ता है। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस इज एप्लीकेबल टू द ग्रुप कंपनीज एज वेल एज टू प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑल्सो। मतलब अगर टाटा मोटर्स की बात करूँ तो उसमें अलग अलग पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स, रतन टाटा की टाटा सन्स की बात करूँ तो पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस इज दैट एनालिसिस, ये कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है? जिनके पास एक से ज़्यादा बिजनेस है, जिनके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है। पतंजलि की बात करेंगे, बाबा रामदेव, क्या पतंजलि वाले बैठकर पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे क्या? डेफिनेटली करेंगे। भैया कितने प्रोडक्ट है उनके, ये दंत मंजन, वो टूथब्रश, क्या क्या रोज का रोज उनका नया प्रोडक्ट आता है। कुछ भी एकदम अड़म सड़म कुछ भी निकाल देंगे। बिस्किट्स उन्होंने निकाल दिए, टाटा, और उसके बाद सॉल्ट, जो सारे कंपनीज कर रहा वो सब कर दिया उन्होंने। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो उनके कंपनी के एक्चुअली जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो मिलकर जब डिसीजन मेकिंग करते तो दे अंडरटेक द पोर्टफोलियो एनालिसिस। दैट्स इट, इतना ही कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो एनालिसिस का। जरा देखिए, एक बार देख लेते हैं। In portfolio analysis, top management views its product lines and business unit as a series of investment from which it expects the return. A business portfolio is a collection of business and products that make up the company. Example, Tata Sons. Example है Tata Sons. Group companies of the old Tata Group. Parent company, sorry. Portfolio analysis can be defined as a set of techniques that help strategists in taking strategic decisions with regard to individual products or business in a firm's portfolio. बस इतना ही कॉन्सेप्ट है ना, इससे एक्चुअली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। इतना ही समझ में आया आपको? यस सर। तो ऐसे में ऐसा छोटा छोटा चॉकलेट है, ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट और खत्म हो गया, ऐसा छोटा सा चॉकलेट और खत्म हो गया। ऐसे एक और कॉन्सेप्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू मनोरंजन का पार्ट। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, बहुत बढ़िया। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, हम इसको शॉर्ट में कहते हैं SBU। इंस्टीट्यूट खेलता है आपके साथ, इंस्टीट्यूट बोलेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SBU। बच्चा बीचा उधर सोच रहा है, अरे ये SBU क्या है यार, ये तो कोई तो देखा ही नहीं। अरे SBU मतलब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, वो शॉर्ट फॉर्म बना भी सकते हैं SBU, याद रखो इसको SBU। अभी क्या होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट? तो सबसे पहले हमको इस आंसर पर फोकस करना पड़ेगा। आपके बिजनेस का वो एक छोटा सा प्रोडक्ट, आपके ग्रुप कंपनीज का वो एक छोटी सी कंपनी, या आपके अगर आपकी एक ही कंपनी है तो उसमें से वो एक छोटा सा पार्ट जिसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उसको हम बोलेंगे SBU। सर ये SBU आइडेंटिफाई करके क्या होता है? जब आप SBU को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्योंकि मैं एग्जांपल लूंगा तो और मैं समझ में आ रहा है, तो सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और क्योंकि उसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, आप उसको निकाल करके अपने कंपनी से उसको बाहर निकाल करके आप इसको एक सेपरेट बड़ा बिजनेस बना सकते हो। सर क्या क्या बोला, समझ में नहीं आया? चलिए थोड़ा पढ़ेंगे, आपको एग्जाम्पल देंगे और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है इधर ई कार्ट लॉजिस्टिक्स। एग्जाम्पल है इधर बेटा ई कार्ट लॉजिस्टिक्स। ई कार्ट लॉजिस्टिक्स ये क्या है? फ्लिपकार्ट की सिस्टर कंसर्न है, सिस्टर कंसर्न ऑफ फ्लिपकार्ट। सिस्टर कंसर्न आप समझते हो, सिस्टर कंसर्न ऑफ फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को फ्लिपकार्ट के बारे में पता नहीं है तो वो अभी के अभी जिस रूम में बैठा है वहीं से खिड़की से कूद जाए बाहर। बताइए, सबको पता है ना फ्लिपकार्ट के बारे में कि नहीं पता है?
Yes, sir. हाँ तो देखिए 2000, अब इसकी कहानी सुनिए आप। 2007 में, मैं ऐसे में बहुत कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। 2007 में जब फ्लिपकार्ट स्टार्ट हुआ तब इट वाज द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी इन इंडिया। नया नया बिजनेस चालू किया, नया नया मार्केट है, उनको भी पता नहीं कि मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने अच्छे से बिजनेस को स्टार्ट किया। तब क्या होता था, इन्होंने चालू करा बुक्स के सेलिंग से। तब अब हम जाएंगे लॉजिस्टिक्स पर। तब फ्लिपकार्ट क्या करता था, इनका जो लॉजिस्टिक्स है वो इन हाउस था। इन हाउस मतलब ये इनकी खुद की गाड़ियाँ थी, इनके खुद के ड्राइवर थे, और यही क्या करते थे, कस्टमर्स को प्रोडक्ट को डिलीवर करते थे। जब कभी कस्टमर दूर दराज का होता था तो स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल किया करते थे, कुरियर का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन 90% डिलीवरीज ये खुद ही करते थे। अब ऐसा सिलसिला चला 2007 से लेके 2010 तक। 2010 में इंडिया में दूसरी ई कॉमर्स कंपनी का जन्म हुआ जिसका नाम है स्नैपडील। स्नैपडील वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2010। और फिर फ्लिपकार्ट को लगा अच्छा अब मार्केट में नए लोग आ गए हैं, तो अब स्नैपडील आया है, अब तो और भी लोग आएंगे। मतलब अब ये जो डिलीवरी की सर्विस है इसकी ज़रूरत स्नैपडील को भी है। कल चल के कोई और कंपनी आएगी। अमेजॉन केम इन इंडिया इन द ईयर 2013, लेकिन फ्लिपकार्ट पहले से है। तो फ्लिपकार्ट को एक चीज़ समझ में आ गई कि साला ये अभी मार्केट में लोग आने लग गए, अभी हमारा कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो जैसे हमको डिलीवरी की सर्विस लग रही है ऐसी डिलीवरी की सर्विस ये बाकी कंपनीज को भी लगेगी। तो क्यों ना एक काम करें, हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑल्सो। अब तक तो हम प्रोडक्ट बेच रहे थे और अपनी डिलीवरी खुद ही कर रहे थे। अब 3 साल से अगर आप एक ही बिजनेस मतलब एक ही चीज़ कर रहे हो, डिलीवरी, तो आपको डिलीवरी का एक्सपीरियंस आ गया। तो फ्लिपकार्ट ने सोचा क्यों ना एक काम करें, ये डिलीवरी वाले जो हमारा जो इंटरनल डिपार्टमेंट है इसको अलग करके एक नया कंपनी बना देते हैं। और उस कंपनी का नाम रख दिया उन्होंने ई कार्ट लॉजिस्टिक्स। तो ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्लिपकार्ट में ही था पहले, उसके बाद वो एक अलग कंपनी में फॉर्म हुआ इन द ईयर 2011। तो ई कार्ट लॉजिस्टिक्स जो फ्लिपकार्ट में था पहले, दैट वाज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। क्यों था? बिकॉज ई कार्ट में ये 3 चीज़ें थी। बिकॉज दे वर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर ई कार्ट। कौन कौन से थे अब इसकी चर्चा करेंगे। मतलब अभी वो समय आपको इमेजिन करना है जब ई कार्ट फ्लिपकार्ट के अंदर ही है, अभी तक बाहर नहीं गया, अंदर ही है, लेकिन उसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कौन से? सबसे पहला, इट हैज़ रिलेटेड बिजनेस दैट कैन बी प्लान सेपरेटली। इसके जो कंपेटिटर्स है वो भी सेपरेट है, इसके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो भी अलग है। इसके जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से है मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेपरेट सेट ऑफ कंपेटिटर्स, सेपरेट कंपेटिटर्स, आगे नीड ऑफ अ सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट, नीड ऑफ अ सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट, एंड थर्ड सेपरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सेपरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये 3 चीजें थी ई कार्ट में जो ई कार्ट को फ्लिपकार्ट से अलग बनाती थी। कौन सी 3 चीजें? लेट अस प्रूव दैम। फर्स्ट, सेपरेट कंपेटिटर्स। क्या डिलीवरी के बिजनेस के सेपरेट कंपेटिटर थे? यस। फ्लिपकार्ट के जो अंदर जो था डिलीवरी, उसका कंपेटिटर कौन था? स्पीड पोस्ट वॉज द कंपेटिटर, ब्लू डार्ट वॉज द कंपेटिटर। उसके बाद आपका जो लोकल कुरियर सर्विसेज है वो भी इनके कंपेटिटर थे, और फ्लिपकार्ट का कंपेटिटर कोई और था। तो सेपरेट सेट ऑफ कंपेटिटर, जी हाँ, उनके अलग अलग कंपेटिटर थे आपके डिलीवरी के सर्विस के। नीड ऑफ अ सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट। क्या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आपको मैनेज करने के लिए एक सेपरेट आदमी को लगाना पड़ेगा? हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज लॉजिस्टिक इज नॉट एन ईजी गेम। आपको पेट्रोल का खर्चा, आदमी का खर्चा पूरा कैलकुलेट करके फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी कॉस्ट आपको जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए स्पेशल आदमियों को लगाना पड़ेगा उधर। तो सेपरेट स्पेशल मैनेजमेंट आपको लगती है। एंड थर्ड, क्या इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव भी अलग है? फ्लिपकार्ट का गोल है पूरे इंडिया में नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बनना, लेकिन लॉजिस्टिक वाले का गोल होता है कि प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवरी करना, कम कॉस्ट में डिलीवरी होना, हो सके तो डिलीवरी की कॉस्ट कस्टमर को लगे ही ना, इतनी कम कॉस्ट पर डिलीवरी करना। तो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आपके मेन बिजनेस से भी अलग है। तो फ्लिपकार्ट ने सोचा अरे ये सारे गुण तो ई कार्ट में मौजूद है,
तो ई कार्ट हमारे में रहकर क्या कर रहा है, लेट अस सेपरेट ई कार्ट और उसको एक अलग बिजनेस में डेवलप करा। तो आज ई कार्ट जो है वो केवल फ्लिपकार्ट को सर्विस नहीं देता, ई कार्ट स्नैपडील को भी सर्विस देता है, ई कार्ट अमेजोन को भी सर्विस दे रहा है, और पता नहीं कितनी सारी लोकल लॉजिस्टिक्स भी ई कार्ट हैंडल करता है। तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि तुम आइडेंटिफाई करो तुम्हारे बड़े बिजनेस में क्या कोई एक ऐसा छोटा सा सर्विस, कोई पार्ट है जिसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, तो आज ही डिसीजन ले लो, उसको सेपरेट करो, बिकॉज दैट कैन बी अ बिग बिजनेस इन द फ्यूचर। तो क्या लॉजिस्टिक का बिजनेस आज इंडिया में बहुत बड़ा है Yes. है ना? तो ये फ्लिपकार्ट ने पहले आइडेंटिफाई कर रहा, तो जो ई कार्ट फ्लिपकार्ट के अंदर था पहले, आज उन्होंने उसको एसबीयू करके एक अलग सेपरेट कंपनी बना दी है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। बस दैट्स इट, इतना ही कॉन्सेप्ट है एसबीयू का। तो पोर्टफोलियो देखा हमने, एसबीयू हाँ बोलिए। सर इसमें और एक एग्जांपल आ सकता है। हाँ बोलिए ना। जोमेटो जब शुरू हुआ था ना सर, तो उनको मतलब ऐसे ऐसे ऑर्डर आने लगे जिसके होटल्स में रेडी नहीं थे मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल बिरयानी का ऑर्डर आया तो होटल में तब मटेरियल नहीं रेडी था, तो उन्होंने क्या किया, एक कॉमन किचन बनाया, सिर्फ किचन सर, उधर सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं, उधर से वो मटेरियल बनाने के और डिलीवरी बॉय से लेकर उसको डिलीवर कर, तो फिर उसको जोमालैंड ऐसे नाम दिया, तो फिर वो भी आ सकता है। यस डेफिनेटली दैट कैन ऑल्सो कम। वही तो है एसबीयू का कॉन्सेप्ट, यही तो कहता है कि अब आप जब एक मेन बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है कि इन दैट बिजनेस यू हैव डेवलप समथिंग विच इज एक्चुअली हैविंग अ गुड पोटेंशियल आउटसाइड। जैसे अमेजोन का हमने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाया था पहले, और हमने आपको बताया कि अमेजोन वेब सर्विसेज ये दुनिया का नंबर 1 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन ये अमेजोन को कब पता चला, जब उन्होंने पहले वो खुद को उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सिर्फ खुद के लिए यूज़ कर रहे थे, फिर उनको पता चला अरे ये सर्विस अब अभी हमने इतनी तगड़ी बना ली है कि ये हम दूसरों को भी रेंट पर दे सकते हैं। तो 2004 में AWS वॉज फॉर्म, और उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेपरेट कंपनी बन गई। और आज क्या AWS दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, जो अमेजोन की मेन कंपनी से भी ज़्यादा पैसा कमाती है। तो AWS इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। समझ में आ गया? चलिए तो भैया टाइम हो गया मनोरंजन का। आज किसका चांस है? सर मेरा प्रतीक्षा वाघ। तो बताइए प्रतीक्षा जी क्या करने वाले हो? सर एक छोटी सी शायरी हैं शायरी बोलोगे, बहुत बढ़िया। मोटिवेशनल लेवल पर। मोटिवेशनल शायरी बोलेंगे जी, बिल्कुल बोलिए। मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ और आप बताएंगे, या मैं अपना ऑडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि आपकी आवाज़ लोगों को सुनाई दे। यस स्टार्ट करो सर। सो यस वी आर बैक ऑन योर चैप्टर नंबर 2। और क्योंकि आपके लेक्चर का मैं आपके सिलेबस का सेकेंड ही लेक्चर है, तो एक काम करेंगे, आज इसको यहीं बंद करेंगे, है ना। विल स्टॉप इट हियर ओनली एंड विल कंटिन्यू विद इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।